Welcome to Weekly Current Affairs. Today we will discuss all the current affairs from 23rd of January to 29th of January 2023. Who is the president of Wrestling Federation of India? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है, ये बृजभूषण शरण सिंह जी क्या है? ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हमारे रेसलर्स हैं, फीमेल रेसलर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ एक इसमें मेल भी हैं, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, ये हमारे रेसलर्स हैं इंडिया के, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को मेडल भी जिताए हैं और ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं, क्या एलिगेशन लगाए हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन थी, उन्होंने क्या किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया, उन्होंने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है इस पूरे के पूरे मैटर को देखने के लिए। कौन कौन थे? एक थी पीटी उषा जो कि प्रेसिडेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा वो थे। जॉइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे थे और अभिनव बिंद्रा भी थे और योगेश्वर भी थे। ये 4 लोग बैठे थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक 7 मेंबर की एक टीम बनाई है। ठीक है, 7 मेंबर कौन कौन है? एक बॉक्सर मैरी कॉम, ठीक है, रेसलर योगेश्वर दत्त, आर्चर डोला बनर्जी और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है सहदेव यादव, और 2 इसमें लॉयर्स भी हैं, तलिश्री एंड श्लोक चंद्र, और एक बैडमिंटन प्लेयर है अलकनंदा अशोक। तो ये 7 के 7 मेंबर की एक टीम बनाई है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये एलिगेशन सच है या झूठ है। ये सारे के सारे एलिगेशन जो है ये चेक करेंगे। हमारे पास 30 ऐसे रेसलर्स हैं इंडिया के जिन्होंने क्या किया है, इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, लाइक बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक। तो ये बहुत बड़े नाम है रेसलिंग के इंडिया के। ठीक है, और विनेश फोगट ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि बृजभूषण जी हैं वो जो लड़कियाँ होती है रेसलिंग में उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इस सारे के सारे मैटर की क्या होगी, अब जांच होगी, जो भी आएगा रिपोर्ट में वो कुछ दिन बाद जो है वो रिपोर्ट आएगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला होगा। Which Indian brand is among the top 25 strongest brands in the world? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ग्लोबल 500 2023 ने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट 500 2023 नाम से एक रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज़ की है, ब्रांड फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉप 25 पूरे वर्ल्ड में जो 25 टॉप की जो 25 स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है या स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स हैं उनका नाम जो है वो उनकी जो एक लिस्ट जारी की है। इसमें जो है इंडिया की जो ब्रांड है वो टॉप 25 में है, 9th नंबर पे है, दैट इज़ रिलायंस जियो। ठीक है, और रिलायंस जियो से पहले कौन कौन सी कंपनी है, लाइक EY, कोका कोला, एसेंचर, पोर्श और गूगल। ये क्या है, ये जो कंपनीज़ है ना ये रिलायंस जियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और रिलायंस जियो से कम स्ट्रॉन्ग है एप्पल, अमेजन, अलीबाबा, पेप्सी। तो ये सारे के सारे जो है जियो से पीछे हैं। ठीक है, अब रिलायंस जियो के बारे में जानते हैं। ये रिलायंस जियो जो है हमारे पास इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, 400 मिलियन सब्सक्राइबर है रिलायंस के। ठीक है, और इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है टेलीफोन्स का एंड 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जियो क्या है, जियो लॉन्च हुआ था, 4G सर्विस इन्होंने लॉन्च की थी 5 सितंबर 2016 को। अब ये 5G भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन इसके आकाश अंबानी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। विच एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? ठीक है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड का किसको मिला है, दैट इज़ ए मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, जो कि अभी बना है। ये अभी पिछले साल बना था, 11 दिसंबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कहाँ पे, गोवा में किया था। इसका नाम है मोपा। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ना मनोहर पारिकर, उनके नाम पे है ये। ठीक है, मनोहर पारिकर के नाम पे है। तो गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ MIA हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस दैट इज़ बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, जो हमने नया एयरपोर्ट बनाना है ना वहाँ पे जितनी भी एनर्जी वगैरह यूज़ होती होगी, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, वो ग्रीन एनर्जी होगी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा। इनकी जो थीम होती है ना वो ग्रीन एनर्जी बेस्ड होती है। ठीक है, और ये किसने दिया है, एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट एट द असोचम की जो 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे ये अवार्ड जो है ये मिला है।
अब कुछ और अवार्ड्स हैं लाइक बैथमेड, BBC, जो बैथमेड है उनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है उनको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन ने दिया है। ग्लोबिन मोड, आपने ये याद रखना है, ग्लोबिन मोड जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर है, ठीक है, 2022 के लिए। अवनी लखेरा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, फिक्की ने इसको नॉमिनेट किया था, नॉमिनेट नहीं किया था, अवार्ड मिला है इनको, अवनी लखेरा को। सरकार तलवर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, दैट इज़ फिक्की ने ये अवार्ड जो है वो दिया है। Which district becomes the first district in the country to provide basic documents to all tribes? ठीक है, जितने भी हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी कार्ड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे जो है वो किसको दिए हैं, वो प्रोवाइड किए हैं ट्राइबल, जो ट्राइब्स होती है ना, जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं, उन सब को ये दिए गए हैं। तो ये पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की जिन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी की सारी ट्राइब्स को जो है वो दे दिए हैं, दैट इज़ डी वायनाड। तो वायनाड कहाँ पे है, ये है केरला में, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो कि केरला कितना आगे है। हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें केरला की सबसे पहले हैं वो है, केरला वाज डिक्लेयर्ड वाज द फर्स्ट स्टेट टू एनेबल डिजिटल बैंकिंग सर्विस। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि डिजिटल बैंकिंग सर्विस में केरला पहले नंबर पे है। अब धर्मोदोम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला, केरला की जो धर्मोदोम कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पहली फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया की, ठीक है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो केरला की है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है कंट्री की। इंडियाज़ फर्स्ट कारो न्यूट्रल फार्म अलुवा में है, इरानुकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। केरला हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्या, यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड, मतलब कि पूरी की पूरी स्टेट में सेम प्राइस रहेगा गोल्ड का। ये कहाँ पे किया है, ये किया है केरला में। अब केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री, फर्स्ट भी है, ओनली स्टेट इन द कंट्री जिसके पास अपना इंटरनेट है, ठीक है, दैट इज़ के फ़ोन सर्विस वहाँ पे आ रही है। अब सी स्पेस है इंडिया की पहली एंड ओनली स्टेट जिसका अपना OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी स्पेस। तो ये सारा का सारा जो है हमारे पास केरला के अंडर आता है। जो भी चीज़ें हमारे केरला में पहले नंबर पे है, सबसे पहली बार हुई है, तो इस स्लाइड में ये सब कुछ जो है मैंने शो कर दिया है। सो विच इंस्टीट्यूशन इनक्यूबेटेड फॉर्म्स डेवलप इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंडिया के किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, दैट इज़ IIT मद्रास। सो IIT मद्रास की हेल्प के थ्रू J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किसकी हेल्प से, IIT मद्रास की हेल्प से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन होता है ना उसके अंदर जो स्क्रीन दिखती है ना आपको, वो किसके थ्रू दिखती है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हम उसको टच करते हैं, जहाँ पे हम उसके बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं, तो वो सारी की सारी जो विंडो खुलती है ना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब IIT मद्रास ने इनकी हेल्प की थी, J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड की। उन्होंने अपना खुद का इंडिया में खुद का बनाया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है, आपने नाम याद रखना है, भरोस इसका नाम है, ठीक है। अब क्या है, द सॉफ्टवेयर नेम्ड भरोस नाम है इसका, ठीक है, जो कि कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कमर्शियल ऑफ द शेल हैंडसेट, ठीक है, किसी भी हैंडसेट में हम इसको जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक स्टेप है हमारा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू द ट्रस्टेड ऐप, जितने भी हमारे पास ट्रस्टेड ऐप्स हैं ना उन्हीं को ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कौन सी, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पास। अब भरोस प्रोवाइड्स नेटिव ओवर द एयर, उसका नाम होता है नोटा अपडेट्स दैट कैन हेल्प कीप डिवाइस सिक्योर। ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपने ये नाम याद रखना है, नोटा नेटिव ओवर द एयर, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इंडिया का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसका नाम है भरोस,
बनाया किसने है? J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। किसकी हेल्प है? IIT। विच कंट्री सरपास चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? दैट इज़ इंडिया। तो इंडिया ने चाइना को जो है सरपास कर दिया है किस मामले में? पॉपुलेशन के हिसाब से। ये किसने बोला है? ये जो प्रोजेक्शन है ये किसने की है? ये किसने है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने। ठीक है, WPR जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बताया है कि चाइना को इंडिया ने सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, एज़ पर WPR वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 141.7 करोड़। और जो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ लिटल ओवर 5 मिलियन एज़ कम्पेयर टू द 141.2 मिलियन डिक्लेयर्ड बाय द चाइना। मतलब कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो है 141.2 मिलियन। ठीक है, और जो कि इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना की पॉपुलेशन से। ठीक है, इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। ठीक है, इंडिया का है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया की। ठीक है, और हमारे पास अपना सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन भी है। और इंडिया का रैंक जो है सेकंड है इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस के प्रोडक्शन में, वीट के प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पे हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। ठीक है, तीसरी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है सबसे बड़ी वर्ल्ड की। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपने बस यह याद रखना है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कि चाइना जो है, चाइना की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है वर्ल्ड की। हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? दैट इज़ क्रिस हिपकिंस। सो क्रिस हिपकिंस क्या बन रहे हैं? नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के ये हैं। और जो ये है इनका नाम है जेसिका एडर्न। ठीक है, ये हमारे पास न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। अब कौन बन रहे हैं? अब बन रहे हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है, आंसर इज ए। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC, दैट इज अलका मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, दैट इज G अशोक कुमार। चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विनोदानंद झा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है हमारे पास? दैट इज़ डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन। चेयरमैन ऑफ इसरो, दैट इज़ एस सोमनाथ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज़ उर्जित पटेल। MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया, दैट इज़ आइकर आईसी। पहले थे आइकर आईसी, अब बने हैं कैंपल विल्सन। अब एक्टिंग CVC ऑफ इंडिया, दैट इज़ PK श्रीवास्तव। चेयरमैन ऑफ NHAI संतोष कुमार यादव। CEO ऑफ FSSAI, दैट इज़ गंजी कमला वीराव। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ मेघा अहलवात। और नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है शाजी केवी। इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कमिंग अप एट, दैट इज़ ए पुणे सिविल कोर्ट। सो पुणे सिविल कोर्ट में इंडिया का सबसे डीपेस्ट जो है मेट्रो स्टेशन बन रहा है। किसके अंडर? महाराष्ट्र में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर ये बन रहा है। ठीक है, इसके अंडर बन रहा है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर ये बन रहा है। ठीक है, तो ये पुणे मेट्रो में बनेगा। विल इंस्पेक्ट द स्ट्रेच ऑफ द पुणे मेट्रो इन फरवरी एंड क्लियरेंस आर एक्सपेक्टेड इन द मार्च। ठीक है, जो ये अनाउंसमेंट की है वो किया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, कहाँ के लिए? पुणे मेट्रो के लिए। ठीक है, पुणे मेट्रो के लिए, और पुणे सिविल कोर्ट में ये बनेगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो सिविल कोर्ट है ना पुणे का, ठीक है, वहाँ पे ये 33.1 मीटर की डेप्थ में ये जो है अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। कितनी डेप्थ होगी? 33.1 मीटर की डेप्थ होगी, दैट इज़ 108.59 फीट नीचे होगा ज़मीन से। वहाँ पे क्या बनेगा? ये मेट्रो स्टेशन बनेगा। कहाँ पे? पुणे सिविल कोर्ट में। और ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, और किसका स्ट्रेच चाहिए? स्ट्रेच मतलब कि किसकी एक्सटेंशन है? किस मेट्रो की? दैट इज़ पुणे मेट्रो की ये एक्सटेंशन है जो कि पुणे सिविल कोर्ट में बनेगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट?
ठीक है। स्कूलों को अच्छा करने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपको खुद पता चल रहा है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस मतलब कि स्कूल की दशा को हमने अच्छा बनाना है, स्कूल को रिजुविनेट करना है, उनको अच्छा बनाना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है वहाँ पे अच्छा करना है, उसको एजुकेशन अच्छी देनी है, ठीक है। वो जो स्कूलों की हालत है उनको ठीक करना है, ठीक है। अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के अंदर 117 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 23 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 23 डिस्ट्रिक्ट है हमारी पंजाब में, तो पंजाब में जो 23 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 117 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना है, ठीक है। उनकी दशा को सुधारना है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल को बढ़ाना है। तो उसके लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। स्पेशल इनका जो स्पेशल रहेगा, स्पेशल फोकस रहेगा वो क्लास 9 से 12 तक रहेगा, ठीक है। और इसमें बजट जो है 200 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। अब पंजाब की कैपिटल कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और हरियाणा और पंजाब की दोनों की एक शेयर्ड कैपिटल है, उसका नाम है चंडीगढ़, यूटी भी है ये। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, आम आदमी पार्टी के, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस है पंजाब से रिलेटेड, लाइक एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि एशिया का सबसे बड़ा है वो है लहरगागा पंजाब में, जो कि संगरूर में आता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज किया गया है शहीद भगत सिंह जी के नाम पे। ई स्टैम्प फैसिलिटी जो है वो किसने स्टार्ट की है? पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट दिल्ली और पंजाब के बीच में हुई है। आपको पता है कि दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने आपस में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो किया है। एमएलए टू गेट ओनली 1 पेंशन। अभी क्या होता है, जितनी भी स्टेट है ना इंडिया की, वहाँ पे एमएलए अगर एक बार जीतता है तो उसको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई एमएलए 2 बार जीतता है तो उसको 2 पेंशनें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एमएलए 3 बार जीतता है तो उसको 3 पेंशनें स्टार्ट हो जाती है। बट पंजाब ने क्या किया है, एक एमएलए है चाहे वो 10 बार जीते या 1 बार जीते, उसको एक ही पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। अब विच कंट्री बिगन्स प्रिपरेशन फॉर कॉमन करेंसी, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कॉमन करेंसीज के लिए एक प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी है, मतलब कि वो दोनों देश एक ही करेंसी को यूज़ करेंगे, दैट इज़ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ये दोनों, और ये आपस में पड़ोसी भी है। यहाँ पे देखो ये ब्राज़ील है, ठीक है, और नीचे क्या है यहाँ पे अर्जेंटीना है, ठीक है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में है पैराग्वे, ठीक है। तो ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो है ना, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने किया है कि हम एक कॉमन करेंसी यूज़ करेंगे। कॉमन करेंसी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक करेंसी, सपोज़ करो इनकी कोई एक करेंसी है, ठीक है, कोई भी करेंसी है, अगर ये दोनों देश उसको यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर से जो इंपोर्ट करना होगा कोई भी सामान, तो वो सस्ता हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खरीद सकते हैं उस बढ़ी हुई करेंसी के साथ। तो वही इनका मोटो है कि अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों ने क्या किया है कि हम एक कॉमन करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? लुला डी सिल्वा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले ही बने हैं। और अर्जेंटीना के लीडर है अल्बर्टो फर्नांडीज। तो इन दोनों ने ये कॉमन एग्रीमेंट, ये एक तरह का प्लान जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। और ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो ये पूरी की पूरी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे हम एक ही करेंसी यूज़ करेंगे। अगर ऐसी एक ही करेंसी यूज़ करेंगे तो उस करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जिस करेंसी को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो उनमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ में। तो तभी, ठीक है, तभी ये चीज़ जो है वो एक दूसरे में ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दे हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड द एडवांस डिस्कशन ऑन कॉमन साउथ अमेरिकन करेंसी, ठीक है। पूरे की पूरे साउथ अमेरिका में सेम करेंसी, मतलब कि इन्होंने अभी बात की है, ये नहीं है। बट जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने बोला है ना कि हम एक कॉमन करेंसी यूज़ करेंगे, इनका ये प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। द लीडर ऑल्सो एम्फेसाइजेस द स्ट्रेंथिंग द मर्कोसर
ट्रेड ब्लॉक, ठीक है। मर्कोसर ट्रेड ब्लॉक क्या है? मर्कोसर ट्रेड ब्लॉक के एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो आपस में ट्रेड करती हैं, ठीक है। और ये कहाँ की कंपनीज, कहाँ की कंट्रीज़ हैं? ये कंट्रीज़ है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक है ब्राज़ील, एक है पैराग्वे, ठीक है, एक है उरुग्वे, एक है अर्जेंटीना। तो ये चार जो कंट्रीज़ है ना, ये आपस में ट्रेड करती हैं, उसको बोलते हैं मर्कोसर ट्रेड, ठीक है। आपने ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मर्कोसर ट्रेड। तो मर्कोसर ट्रेड इन चार कंट्रीज़ में होता है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे। ये चारों की चारों कंट्रीज़ यहाँ पे लाई करती हैं, ठीक है। तो इनकी है, ठीक है। ये इसके फुल मेंबर भी हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड उरुग्वे एंड वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला भी इनका एक पार्ट है। तो ये 5 कंट्रीज़ है। वेनेजुएला, यस, ये सिर्फ वेनेजुएला है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट साइड में आती है साउथ अमेरिका के। तो ये 5 कंट्रीज़ के फुल मेंबर हैं, ठीक है। बाकी जो कंट्रीज़ बचती है ना, जैसे कोलंबिया, ठीक है, और पेरू, चिली, ठीक है, इक्वाडोर और सूरीनाम, ठीक है, जो ये 5 कंट्रीज़ बनती है, ये इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मर्कोसर ट्रेड के, वो है मोंटेविडियो, दैट इज़ उरुग्वे के अंदर। तो आपने ये याद रखना है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023, ठीक है। स्नूकर्स जो ओपन क्राउन है 2023 का, वो किसने जीता है? वो जीता है लक्ष्मण रावत ने, ठीक है। तो विनर है लक्ष्मण रावत, रनर अप है आदित्य मेहता, ठीक है। लक्ष्मण रावत जो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के हैं, ओवरकम फेलो जो चैलेंजर थे, कौन थे? आदित्य मेहता। उन्होंने इसको 9-6 से हरा दिया है। बेस्ट ऑफ 17 इसमें चल रहा था, ठीक है, उसमें इन्होंने हरा दिया है। लक्ष्मण रावत ऑफ PSPB मतलब पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के हैं। एमर्ज विक्टोरियस इन द बॉल क्लाइन NSCI मतलब कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ऑल इंडिया स्नूकर ओपन में, ठीक है। इसने इन्होंने 2023 का ये टाइटल जो है वो जीत लिया है। ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2022 किसने जीता था? वो जीता था सौरव कोठारी ने। और रनर अप, पिछले साल ये रनर अप रहे थे, बट इस साल क्या हुआ? इस साल इन्होंने ये विनर रहे हैं, किसके? नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 के। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हेल्ड इन दैट इज़ बी बेंगलुरु। सो आपको पता है कि 2023 जो है ना, वो मिलेट ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मिलेट क्या होता है? मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होते हैं ना मोटा अनाज, इनको बोलते हैं मोटा अनाज, ठीक है। ये जो मोटा अनाज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए? जो भूखमरी वगैरह होती है या फिर किसी भी इंसान के अंदर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति को पूरा करना हो, तो ये मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसी के ऊपर क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 को घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? दैट इज़ इन बेंगलुरु। तो ये 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स था, जो कि 20 जनवरी 2023 को कहाँ पे? त्रिपुरा वासिनी है बेंगलुरु में, वहाँ पे हुआ था। सो इंडिया एक कंट्री है, मतलब कि लीडिंग कंट्री है, जो कि सेलिब्रेट कर रहा है 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको घोषित किया गया है? 2023 को। तो ये 3 दिन का फेयर है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इस 3 दिन के इवेंट में बहुत सारे एग्जीबिशंस होंगे, पेविलियन, B2B नेटवर्किंग होंगी, मच मोर होगा, और इसके बारे में बताया जाएगा कि जो ज्वार, बाजरा, रागी और जो ये मिलेट्स हैं इनके क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें होंगी। Who will be the chief guest at India's 74th Republic Day celebrations? That is अब्देल फताह अल सीसी, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, जो प्रेसिडेंट है इजिप्ट है, ये पहली बार आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट फॉर 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी,
ठीक है। 180 मेंबर्स स्ट्रॉन्ग कॉन्टिजेंट ऑफ द इजिप्टियन आर्मी, मतलब कि इजिप्ट की जो आर्मी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी इंडियन आर्मी के साथ 26 जनवरी को इन न्यू दिल्ली, जो कि रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैड अर्लियर विजिटेड, इससे पहले जो है वो इंडिया में विजिट किया था उन्होंने 2015 में। ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उनको क्यों बुलाया गया है, क्योंकि इंडिया का ना है बहुत ज़्यादा ट्रेड चल रहा है आजकल इजिप्ट के साथ। जिस तरह से जो फाइटर जेट्स हैं, हमारा तेजस है और कुछ और मिसाइल्स हैं, उनकी जो डील्स है ना वो हो रही है इंडिया और इजिप्ट के साथ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि ये डील्स वगैरह भी अच्छे से हो जाए, इनके साथ रिलेशन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, इंडिया ने इनको क्या बुलाया है, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। ठीक है। जो ये इजिप्ट है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। और प्रेसिडेंट सीसी विल हैव बायलैटरल मीटिंग। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होगा, जो ये प्रेसिडेंट सीसी है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी, डेलीगेशन टॉक भी होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, बहुत सारे रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ भी इसमें करेंगे। ठीक है। बहुत सारा ट्रेड की बातें भी होंगी, तो सब कुछ इसमें होंगी। तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये इन्होंने इनको बुलाया है ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। अब रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इस दिन पूरी तरह से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इस दिन जैसे ही हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू कर दिया था, तो हम एक रिपब्लिक कंट्री बन गए थे। ठीक है। तभी इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम रिपब्लिक। कैसे बना रिपब्लिक, क्योंकि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पूरी की पूरी तरह से हमने इंडिया पे लगा दिया था। उससे पहले क्या किसका कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। ठीक है। उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, तभी हम उसको बोलते हैं इंडिया इस दिन रिपब्लिक बना था। अब इंडोनेशिया का जो सबसे पहली बार जो चीफ गेस्ट थे ना 1950 में, जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, तब थे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुकार्नो, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, दैट इज डे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम पराक्रम दिवस जो है वो मनाते हैं। दैट इज़ इन 23 जनवरी को हम इसको मनाते हैं, दैट इज़ पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है। ऑन दिस डे 1897, तो 1897 में 23 जनवरी 1897 को नेताजी जो बॉर्न हुए थे, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानते हैं कि इनका क्या रोल रहा था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में। ठीक है। जैसे इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में, बंगाल प्रोविंस में आता था ये उस टाइम। ठीक है। प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर में ये पैदा हुए। ठीक है। 1919 में इन्होंने IAS, जो जिसको हम IAS बोलते हैं ना, पहले इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, उसका एग्ज़ाम इन्होंने पास किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो अंग्रेज़ों के हैं, अंग्रेज़ों की वजह से, अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इस पोस्ट से। ठीक है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे विवेकानंद से। ठीक है। और इनके जो पॉलिटिकल मेंटर हैं वो थे चित्तरंजन दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर ली थी जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक है। ये काफ़ी यंग थे, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे, काफ़ी ज़्यादा यंग थे। ठीक है। ही एडवोकेटेड कंप्लीट स्वराज एंड वाज इन द फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स टू अचीव इट। मतलब कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी ना कि हमने हिंसा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट ये क्या करते थे, हमें ये बोलते थे कि हमें अपनी आर्मी बनानी है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। ठीक है। ये इनकी पूरी की पूरी तरह से आइडियोलॉजी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। ठीक है। क्योंकि इनके साथ 1938 में क्या हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। फिर 1939 में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को लेके। उसकी वजह से क्या हुआ, 1939 में इन्होंने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में बना दी थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनको जेल हो गई थी 1939 में, फिर ये भाग गए थे। ठीक है। कहाँ चले गए थे, ही अराइव्ड इन सिंगापुर। ठीक है। जर्मनी, मतलब कि जब ये 1939 में भागे थे तो जर्मनी चले गए थे, हिटलर से मिले थे, फिर ये यहाँ से आ गए थे सिंगापुर में। और जुलाई 1949 में इन्होंने वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज बना के क्या कर दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था।
तो इस तरह से इनका जो मेन मोटो था, इनका जो मेन कोट था वो था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनकी लाइन थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। अब यूनेस्को डेडिकेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023 टू दैट इज़ सी अफ़गान गर्ल्स। आपको पता है कि वो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है आजकल, तालिबान की गवर्नमेंट है, और तालिबान की गवर्नमेंट ने सारे के सारे राइट जो फीमेल्स के राइट्स हैं ना, वो सारे के सारे राइट्स जो है वो ख़त्म कर लिए हैं बाय अप्लाइंग द शरिया रूल। शरिया रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितनी भी जो लड़कियाँ हैं ना उनको ना तो एजुकेशन दी जाएगी, ना तो वो बाहर जा सकती हैं, बाहर भी जाएंगी तो अपने रिलेटिव्स के साथ जाएंगी, और साथ में पूरा का पूरा उनको ढक के रखना पड़ता है, बुरखा वगैरह इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, और उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यूनेस्को ने इनको डेडिकेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे पास कब हो रहा है 29 ऑफ जनवरी को जो होता है, या 29 ऑफ जनवरी, सॉरी 24 जनवरी, ठीक है 24 जनवरी, मतलब कि आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। इसी दिन क्या हुआ, इन जो ये दिन है ये इन्होंने अफ़गान गर्ल्स को जो है डेडिकेट किया है, क्योंकि उनको जो है एजुकेशन इस टाइम पे नहीं मिल रही है, ठीक है। 80% ऑफ अफ़गान गर्ल्स एंड यंग वुमेन, ठीक है, जो कि स्कूल की एज की है, बट वो क्या है उनको स्कूल से निकाला गया है, मतलब कि उनको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स सिक्स, इसका मेन मतलब क्या होता है, इसका मेन मतलब होता है कि हमने पीस फैलानी है पूरे के पूरे इंटरनेशनली, इन एजुकेशन भी होनी चाहिए सब लोगों की, साइंस वगैरह में भी उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, कल्चर में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना, कल्चर हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, तो ये इस तरह का करता है। तो ये इट इज़ ऑल्सो ए मेंबर, जो यूनेस्को है ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के भी ये मेंबर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का दैट इज़ पेरिस फ्रांस में है, डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, और फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945 को ये फाउंड हुआ था लंदन यूनाइटेड किंगडम में। एंड द ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 जो है और मेंबर्स हैं इसके, और 11 जो इसके एसोसिएट जो है मेंबर हैं यूनेस्को के। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट इज़ डी मुंबई। सो शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक संगठन है, ठीक है। इसका जो फिल्म फेस्टिवल है वो मुंबई में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होगी 57 फिल्म्स तो यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। द ICU फिल्म फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि 2023 में जो प्रेसिडेंट है SCO का वो है इंडिया, ठीक है। G20 का प्रेसिडेंट भी इंडिया है 2023 के लिए, और SCO का प्रेसिडेंट भी इंडिया है, ठीक है। तो इसी दौरान जो है ये फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कहाँ पे, मुंबई में। इसमें 57 फिल्म्स जो हैं दिखाई जाएंगी, और इसका मोटिव क्या है, इसका मेन एम ये है कि हमने सिनेमा के थ्रू, ठीक है, मूवीज़ के थ्रू जितने भी देश हैं उनको एक साथ लाना है, इकट्ठे लाना है सारे के सारे देशों को, इनके कल्चर को दिखाना है, अलग अलग देशों का किस तरह से कल्चर है, किस किस तरह से वो काम करते हैं, तो सारा का सारा जो कल्चर वगैरह है थ्रू फिल्म्स और थ्रू सिनेमा के थ्रू हमने इसको आपस में लाना है, तो इसका ये मेन एम है, ठीक है। अब SCO के बारे में बात करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो है 15 जून 2001 को फाउंड हुआ था। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले इसका नाम था शंघाई 5। इसमें 5 देश थे, ठीक है, चाइना, तजाकिस्तान, रशिया एंड शायद कजाकिस्तान, ये 5 देश थे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 2001 में क्या हुआ, फिर से इसका नाम जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखा गया बाय एडिंग उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं वो है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये चारों हैं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। तो इसमें रशिया भी है, पाकिस्तान और इंडिया जो है 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को एडप्ट किया गया था, ठीक है। अब इसके 8 मेंबर हैं। अब 9वां जो मेंबर है ना वो बनेगा ईरान 2023 में,
ठीक है, 2023 मार्च अप्रैल के टाइम ये इसके मेंबर जो है वो बन जाएंगे। अब ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन सी है, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया। अभी ईरान किस में ऑब्जर्वर में है, 2023 में ये इसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है, 9th कंट्री बन जाएगी, ठीक है। और जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को इस लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे तालिबान का शासन आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एवर SCO की जो टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जो 22वीं मीटिंग हुई थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो पिछले साल हुई थी 2022 में, वो हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अब जो 2023 में जो मीटिंग होगी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो होगी इंडिया में। मोई डैम्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, दैट इज सी असम। तो मोई डैम्स जो है उसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। किसने नॉमिनेट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको नॉमिनेट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको पिरामिड्स ऑफ असम भी बोलते हैं, एज द कंट्रीज सोल नॉमिनेशन फॉर द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नॉमिनेट किया गया है, इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन दिया गया है, बाकी ऐड करना ना करना वो यूनेस्को की मर्जी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोई डैम्स जो है ये क्या है, ये सिमेट्री ऑफ द रॉयल फैमिली, जो वहाँ के अहोम राज्य था ना, अहोम राज्य आसाम में था, ठीक है। वहाँ के जो अहोम राज्य के जो रॉयल फैमिली थी उनकी क्या है, उनकी ये सिमेट्री है, ठीक है। इनकी ये सिमेट्री है, यहाँ पे समाधियाँ हैं, ठीक है, आसाम में, ठीक है। इसको बोलते हैं आसाम के जो चारीडेव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो इसको नॉमिनेट किया गया है कि इसको हमने क्या बनाना है, वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल साइट में इसको एडअप कर दो, ठीक है। सो मोई डैम्स है विल बी नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट। अब आपको पता है कि यूनेस्को में 3 तरह की साइट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है कल्चरल साइट्स, कल्चरल हमारे पास इंडिया में 32 है, टोटल हमारे पास 40 हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज की यूनेस्को साइट्स। उसमें से 32 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं और 1 है मिक्स्ड साइट। Who has been selected for the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023, दैट इज़ सी बोथ A एंड B, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको क्या मिला है, उनको मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो इनको मिलेगा है, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, दैट इज़ उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिज़ोरम में है, ठीक है। क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसकी वजह से इनको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का दिया जाता है। और जो ये वाला अवार्ड है ना, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023, ये हर साल दिया जाता है। कब दिया जाता है, 23 जनवरी को ये अनाउंस किया जाता है, ठीक है। और ये शायद 26 जनवरी को दिया जाएगा, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। तो ये अनाउंस किया जाता है, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज टू द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, या इंडिविजुअल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंडिया में जो डिजास्टर को क्या कर सके, मैनेज कर सके। जिस तरह से आपदा प्रबंधन है, बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, हेल्प करनी होती है लोगों की, ठीक है। जो सबसे अच्छी हेल्प करेगा या फिर बहुत सारे लोगों की जान बचाएगा, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। अब उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो 1999 में बना था। क्यों बना था, क्योंकि उड़ीसा में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद जो है इन्होंने ये बनाया था उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1999 में। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इन्होंने बहुत सारे जो साइक्लोन्स हैं उनसे उनको क्या किया, उनसे लोगों को बचाया। दैट इज़ हुड 2014 में आया था, फनी जो 2019 में आया था, अम्फान 2020 में आया था, और जो उड़ीसा के फ्लड आए थे 2020 में, उसमें भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने बचाया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब लुंगलोई फायर स्टेशन जो मिज़ोरम में है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ पे बहुत, मिज़ोरम में एक जंगल है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव फायर हो गई थी, मतलब कि आग लग गई थी जंगल में, ठीक है।
अनइनहेबिटेड, मतलब कि वहाँ पे लोग नहीं रहते थे, तो वहाँ पे और सारी चीज़ें भी रहती हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे उसको बुझाने में बहुत ही अच्छा काम किया था 24 अप्रैल 2021 को, जिसकी वजह से भी इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। So PM Modi names 21 islands of Andaman and Nicobar after that is the परम चक्र अवॉर्डीज। जिन लोगों को क्या मिला है, जो हमारे पास सोल्जर्स हैं जिनको क्या मिला है, परम वीर चक्र अवार्ड मिला है ना, उनके नाम पे हम जो 21 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है, अंडमान निकोबार के अंदर जो 21 आइलैंड है उनके नाम जो है वो रखे गए हैं, किसके ऊपर, जिनको परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, कब बोला है ये, इन्होंने बोला है पराक्रम दिवस के दिन। और पराक्रम दिवस कब होता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 126th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी इस साल। ठीक है, PM मोदी ने बोला कि जो 21 जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, 21 आइलैंड, उनके नाम जो है वो रखे जाएंगे परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पे। और PM मोदी ने यहाँ पे एक अनवील किया है, एक मॉडल नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू द नेताजी। ठीक है, एक नेशनल मेमोरियल भी इन्होंने जो है उसको लॉन्च किया है, कहाँ पे, जो कि बनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है। कुछ टाइम पहले 2018 में, ठीक है, जो रॉस आइलैंड है उसका नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी। अब जो परमवीर चक्र है किन किन को मिला है, वो है मनोज सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एंड ऑनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट लांस नायक करम सिंह, MM सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा रानी, नायक जगुनाथ सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन GS सलारिया, धान सिंह थापा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, शैतान सिंह, अब्दुल हमीद एंड कॉलोनल अर्दिशर बुर्जर तारापोरे एंड लांस नायक अल्बर्ट इक्का। ठीक है, होशियार सिंह, अरुण खत्रेपाल। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर जो निर्मलजीत सिंह है उनको भी मिला था। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार एंड सूबेदार मेजर रिटायर्ड ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो इन सब के नाम पे जो है 21 जो आइलैंड्स हैं वो उनके नाम रख सकते हैं, रखे जाएंगे। ठीक है, आपने बस ये सारे नाम याद नहीं रखने, आपने वो नाम याद रखने हैं जो आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 37 में ही लोग रह सकते हैं। इसके जो हाईएस्ट पीक है वो है सिड्डल पीक, यहाँ जैसे है। ठीक है, और जो इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है नारकोडम आइलैंड। नारकोडम आइलैंड आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ये डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो मतलब कि पैसिव वोल्केनो है। किसी टाइम पे यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था, अब ये वोल्केनो जो है वो डेड वोल्केनो है, मतलब कि इरप्टेड नहीं है। ठीक है, जो बैरन आइलैंड है, ठीक है, बैरन आइलैंड आप यहाँ पे देख लो, ये बैरन आइलैंड है, ये है हमारे पास एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का भी एकमात्र इंडिया का एक्टिव वोल्केनो, और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो ये है बैरन आइलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे बिगेस्ट आइलैंड है ना वो है मिडल आइलैंड। ठीक है, मिडल अंडमान। ठीक है, जो ये मिडल अंडमान है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। कहाँ का, अंडमान निकोबार का, अंडमान और निकोबार दोनों का। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे, इनकी कैपिटल है साउथ अंडमान में, दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे, ये देखो साउथ अंडमान है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है, देखो नॉर्थर्न आइलैंड, नॉर्दर्न अंडमान, दूसरा है मिडल अंडमान, और तीसरा क्या है हमारे पास, साउथ का अंडमान। ठीक है, और जो फोर्थ है दैट इज़ लिटिल अंडमान। ठीक है, जो साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है ना, दैट दे आर सेपरेटेड बाय द 11 डिग्री चैनल, और इसको बोलते हैं डंकन पासेज। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 आइलैंड्स थे। रॉस आइलैंड, ठीक है, जो रॉस आइलैंड है ना उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, रॉस आइलैंड का नाम रखा है ये। ठीक है, हैवलेक आइलैंड का नाम रखा था स्वराज द्वीप। ठीक है, दैट इज़ स्वराज द्वीप। और जो नील आइलैंड है इसका नाम रखा था शहीद द्वीप। दीज आर द 3 आइलैंड्स। ठीक है, अब लिटिल अंडमान आपको पता है, यहाँ पे लिटिल अंडमान और इनके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं डंकन पासेज और 11 डिग्री चैनल। ठीक है, अब निकोबार आइलैंड के बारे में जानते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है निकोबार आइलैंड। ठीक है, सबसे ऊपर है कार निकोबार, दूसरा है नॉन कॉरी,
ठीक है। और तीसरा क्या है हमारे पास, लिटिल निकोबार, और चौथा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय द, जो अंडमान और निकोबार है ना वो आपस में सेपरेट हैं 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। 10 डिग्री चैनल से सेपरेशन है अंडमान और निकोबार का, और 11 डिग्री से सेपरेशन किसका है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, दैट उसको बोलते हैं हम डंकन पैसेज भी इसको बोलते हैं। The biggest tri-service exercise that is MPEX 2023 was conducted at that is B काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब कि ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का मतलब है इसमें हमारे पास जो भी हमारे पास आर्मीज़ हैं लाइक इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है, जो भी हमारे पास ये तीनों के तीनों जो ब्रांचेस हैं उन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये 5 डे की एक्सरसाइज थी। इसका नाम है MPEX 2023, और हमने ये आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट करवाया काकीनाडा में, ठीक है। इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि हमने इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ है, इंडिया की जो पावर है, इंडिया की जो आर्मी की कैपेबिलिटी है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करना था। और अगर कभी ज़रूरत पड़े कि तीनों की तीनों सेवाएं आपस में, तीनों की तीनों जो फोर्सेस हैं आपस में म्यूचुअल होके अगर वॉर करना चाहे तो वो किस तरह से वॉर करेंगी। सो चीफ ऑफ द 3 आर्मीज आर, आर्मी के चीफ है जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ दैट इज़ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, और नेवी ऑफ चीफ है एडमायरल आर हरि कुमार, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हमारे पास कौन है, ये 2nd CDF है, ठीक है, दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। अभी एक और न्यूज़ है, द प्रलय एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। इन्होंने ये कहाँ पे की है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये की है। सो विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मेडिकल इमरजेंसी इज यानोमामी, ठीक है। यानोमामी एक एरिया है कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है, मेडिकल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की है यानोमामी में, ठीक है। यानोमामी जो ये मैं आपको येलो कलर का एरिया है, ये सारा का सारा यानोमामी का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइब रहती है उसको बोलते हैं यानोमामी ट्राइब्स, ठीक है। तो ये इसका जो बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर है वेनेजुएला के पास, ठीक है, वेनेजुएला के पास है, ठीक है ब्राज़ील के अंदर, बट जो जहाँ पे ब्राज़ील का वेनेजुएला के पास जो बॉर्डर है ये वहाँ पे ये यानोमामी ट्राइब्स और यानोमामी एरिया है, ठीक है। तो ब्राज़ील के मिनिस्टर जो ब्राज़ील के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है, इस एरिया में बहुत सारा गोल्ड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है गोल्ड की, गोल्ड यहाँ से इलीगली तौर पे निकाला जा रहा है, और उसमें जो यूज़ करते हैं ना वो यूज़ करते हैं मरकरी, HG बोलते हैं मरकरी को, और वो बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालता है आपकी बॉडीज़ पे। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मर गए हैं, 570 जो यानोमामी चिल्ड्रन हैं वो मर गए हैं। क्यों मर गए हैं, क्योंकि इनको मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड माइनर्स हैं ना वो यूज़ कर रहे हैं मरकरी का, और वो मरकरी इनकी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट डाल रही है जिसकी वजह से ये मर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ के लुला डे सिल्वा, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमने यहाँ पे क्या लगा दी है, हेल्थ सर्विसेज को अच्छा लाने के लिए हमने वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है, मेडिकल इमरजेंसी। यानोमामी ट्राइब्स हैं, इनको हम साउथ अमेरिकन इंडियंस भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे एक रिवर है ओरिनोको रिवर बेसिन, वहाँ पे जो है हमारे पास ये ट्राइब रहती है यानोमामी ट्राइब। Who is going to launch JUICE spacecraft in April 2023, दैट इज़ ए यूरोपियन यूनियन, ESA है हमारे पास, इनकी एक स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो जो है JUICE स्पेसक्राफ्ट को 2023 में लॉन्च करेगी। इस JUICE का मतलब है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। जो जुपिटर है बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, उसके जो मून्स है ना, उसका जो मून्स है उसका नाम है जाइनीमेडे, ठीक है, जाइनीमेडे। वहाँ पे क्या है, बहुत सारा आइस वगैरह है, उसको देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जो ये JUICE है, JUICE स्पेसक्राफ्ट है, इसको भेजा जाएगा अप्रैल 2023 में, ठीक है। JUICE विल एंटर इन द ऑर्बिट ऑफ जाइनीमेडे टू स्टडी द कॉम्पोजिशन। इसमें देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है इस मून के अंदर,
ठीक है, जो जुपिटर का मून है इसमें क्या क्या है, ठीक है। इफ़ लॉन्च इन, अगर इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा तो ये 2034 तक जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचेगा और इसमें कॉस्ट है 1.5 बिलियन यूरोज़ की कॉस्ट जो इसमें लगेगी। जो ये सैटेलाइट है ये फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया जाएगा और एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन है लाइक यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। यूरोपा जो क्लिपर मिशन है वो नासा का जुपिटर मिशन है, ठीक है। तो नासा का जो जुपिटर मिशन है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन और जो जूस स्पेसक्राफ्ट है वो है यूरोपियन यूनियन का स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। नासा जो है इस मिशन को कब लॉन्च करेगा, यूरोपा क्लिपर मिशन को 2024 में। India has been urging which country to implement 13th amendment to its constitution, that is a श्रीलंका। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका को बोल रहा है कि जो 13 अमेंडमेंट है जो कि 1987 में बनाया गया था, ठीक है। 1987 में 13 अमेंडमेंट जो है वो बनाया गया था, ठीक है। उसको जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है उसको इंडिया बोल रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोला है इंडिया ने श्रीलंका को, ठीक है। जो ये 13 अमेंडमेंट थी ना ये बनी थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो एग्रीमेंट हुआ था 1987 में, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, उस एग्रीमेंट में जो है 13 अमेंडमेंट जो है वो बनाया गया था, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया जो है वो बोल रहा है, ठीक है। जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनीला विक्रमसिंघे, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी 13th अमेंडमेंट, ठीक है। इंडिया ने श्रीलंका को बोला तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया है कि हम इसको 13 अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब 13 अमेंडमेंट है क्या, 13th जो अमेंडमेंट है ना उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह की ये बात लिखी गई है कि इट विल प्रोवाइड्स फॉर डेवोल्यूशन, ठीक है। डेवोल्यूशन का मतलब द एक्ट ऑफ गिविंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट ऑफ पावर टू माइनॉरिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी, ठीक है। जो तमिल कम्युनिटी रह रही है ना श्रीलंका में, उनको क्या है, उनको पॉलिटिकल पावर्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल पावर्स नहीं है। जब आप 13th अमेंडमेंट को एडअप कर दोगे, जो तमिल लोग श्रीलंका में रह रहे हैं उनको भी ये पावर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। कौन सी पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू माइनॉरिटी ऑफ द तमिल कम्युनिटी, मतलब कि जो पावर्स, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगी, जो कि वहाँ के तमिल के लोग रहते हैं उनमें भी वो पॉलिटिकल पावर्स जो है वो आ जाएगी, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द सोशल जस्टिस कमीशन वुड बी एस्टेब्लिश टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द ऑल कम्युनिटीज़। अब जो वहाँ पे तमिल रह रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए, ठीक है, उनको सोशल जस्टिस देने के लिए ये सारी की सारी बातें लिखी गई है 13th अमेंडमेंट में। तो इंडिया उसी को बोल रहा है जो कि हमने 13th अमेंडमेंट 1987 में बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है, रनील विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के, दिनेश गुणावर्धना, और इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। लेजिस्लेटिव और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। क्वेश्चन इज विच यूटी गवर्नमेंट टू होस्ट इट्स मेडन सारस फेयर 2023 फ्रॉम फरवरी 4 to 14, दैट इज डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, पहली बार जो है वो सारस फेयर 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से कब तक, 4 फरवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। आंसर इज डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो सारस फेयर 2023 जो है वो कहाँ पे मनाया जाएगा, दैट इज़ बाग ई बहू, ये नामक जगह है कहाँ पे, जम्मू में, वहाँ पे ये मनाया जाएगा। तो इसका मेन मतलब क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा इसका, इसमें ये उद्देश्य होगा कि जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे पास वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसकी एक प्रदर्शनी है और उसको बेचने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है सारस फेयर 2023 ये मनाया जा रहा है, ठीक है। लाइक टू शो केस, उनको दिखाना, एंड सेल, ठीक है, शो करना और उनको बेचना, लाइक क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट जो उन्होंने अपने आप खुद बनाए हैं उनको वो शो करेंगे उन प्रोडक्ट्स को और उनको बेचेंगे भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं वो, ये उसको सेल भी कर सकते हैं और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये जो फेयर है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द किस के द्वारा, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ
नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, NRLM के थ्रू ये प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट नहीं है यहाँ पे, यूटी गवर्नमेंट है, ठीक है। इन दोनों के साथ मिलकर ये जो है ये वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सारस फेयर 2023। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड 2022-23 के, लाइक यहाँ पे 3 न्यू स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1, एस्पिरेशनल टाउन्स 2 एंड एस्पिरेशनल पंचायत। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की है, जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट एवर जो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल है वो बंडीपोरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। नीति आयोग टू एस्टेब्लिश 500 अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है गोल्डन जॉइंट इनोग्रेटेड ऑन चेनाब रिवर, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, दैट इज़ विलेज पल्ली विलेज, ठीक है। जन निगरानी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में। क्यों लॉन्च किया गया है, टू हेल्प पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स, अपनी कंप्लेंट्स को वहाँ पे डालने के लिए, अबाउट द गवर्नमेंट एंड अबाउट द जो भी प्रशासन वहाँ का है उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट्स हो तो वहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं जन निगरानी ऐप में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने पैक्ट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, किसके लिए, जो वहाँ का शीप फार्मिंग सेक्टर है ना जम्मू कश्मीर का, उसको आगे ले जाने के लिए। जम्मू कश्मीर टॉप्स इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में, ये जम्मू कश्मीर जो वो पहले नंबर पे है। जम्मू कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एडअप होने के लिए जम्मू कश्मीर पहली यूटी बन गई है इंडिया की। अब पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि किसके ऊपर है, किश्तवाड़ जगह पे है और मरुसुदर रिवर पे है, ठीक है। जेरी हैमलेट है ना, ये विलेज कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का विलेज है और ये पहला मिल्क विलेज है जम्मू कश्मीर का। अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अभी पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी, इसको हटा के अब क्या बना दिया है, यूटी बना दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग से यूटी बना दिया गया है। और वहाँ पे अब डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि लोकसभा में वहाँ से कितने मेंबर्स चुन के जाएंगे, पार्लियामेंट में कितने सदस्य जो चुन के जाएंगे, ठीक है। हेडेड बाय द, इसके जो हेड थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी है, 90 सीट, 7 सीट जो है वो बढ़ाई गई है। अब टोटल यहाँ पे 90 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें से 6 जो है वो जम्मू में इंक्रीज़ कर दी गई है, पहले यहाँ पे 37 थी, अब जम्मू में 43 हो गई है। और एक कश्मीर में इंक्रीज़ कर दी गई है, यहाँ पे 46 थी और यहाँ पे एक इंक्रीज़ करके 47 कर दी गई है, ठीक है। जो डिलिमिटेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 82 और आर्टिकल नंबर 170 में बताया गया है कि किस तरह से हमने डिलिमिटेशन करनी है। और उससे आप एक बात याद रखना कि जो ये 90 सीट्स है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, ठीक है। 43 फॉर जम्मू एंड 47 फॉर कश्मीर, वाइल 24 रिजर्व है किसके लिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए। अब फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं जम्मू कश्मीर में, लाइक हर नवमी, छारी, बहु मेला, दोमचे, हेरात फेस्टिवल, हेरात यहाँ पे शिवरात्रि को बोलते हैं हेरात फेस्टिवल, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी यहीं पे होता है, गेरूज फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल, नागा फॉलोअर इसको मनाते हैं। और 40 दिन का जो चिलाई कलन भी होता है ना, वो भी यहीं पे मनाते हैं हम, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब डैम्स कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ा जो डैम है वो है बगलीघार डैम, ठीक है, जो चेनाब रिवर के ऊपर है। दलहस्ती डैम चेनाब के ऊपर है। किशनगंगा डैम किशनगंगा रिवर के ऊपर है। नींबू बाग जो डैम, जो ये डैम है ना, ये लेह लद्दाख में है, आपने याद रखना है, ये एकमात्र डैम है जो कि इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। पक्कल दुल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, मरुसुदर पे है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल डैम ये चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सेवा डैम ये सेवा रिवर के ऊपर है। और उरी डैम जो कि झेलम रिवर के ऊपर है। वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट बैडमिंटन ओपन 2023, ठीक है। जो इंडिया का ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप है 2023 का, वो किसने जीता है, दैट इज़ ए कुनलावेटू विडिस्टसन, ठीक है। जो ये है ये कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। मैंने आई थिंक 24 जनवरी की जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें मैंने जो इंडिया ओपन बैडमिंटन का जो चैम्पियन बताया था वो विक्टर एक्सेल्सन बनाया था, जो कि गलत है,
ठीक है, आप उसको मत करना। जो ये वाली है ये बिल्कुल सही न्यूज़ है कि ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप है वो कुनलावुट विटिटसन ने जीता है और विक्टर एक्सेल्सन को इन्होंने फाइनल में हराया है। आई थिंक मैंने उसमें बताया कि विक्टर एक्सेल्सन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती है, जो कि गलत है, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, जो इंडियन ओपन बैडमिंटन है उसके जो मैन है विनर है दैट इज़ के विटिटसन, जो कि थाईलैंड के हैं। ठीक है, और इनका मैच किसके साथ हुआ था? विक्टर एक्सेल्सन के साथ हुआ था, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हरा दिया फाइनल में। ठीक है, वुमेन के विनर कौन है? वीमेन के दैट इज़ अनस्यूंग, जो कि कोरिया की है, और रनर अप कौन है? अकेन यामागुची, जो कि जापान की है। जो विक्टर एक्सेल्सन है ना, वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है। अब अदर विनर्स कौन है इंडिया ओपन बैडमिंटन के? दैट इज़ मैन के डबल में है लियांग बेगेंकी एंड वेंग चैंग, जो कि चाइना के, इन्होंने जीता है। वुमेन के है नामी एम एंड चिहारू सीडा, जो कि जापान के हैं, इन्होंने ये टाइटल जीता है। अब कुछ और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बैडमिंटन, लाइक सिंगापुर ओपन 2022 विनर पीवी सिंधु ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑस्लो ऑल्सो पीवी सिंधु ने जीता है। इंडिया विंस मेडन थॉमस कप 2022। ठीक है, पहली बार इंडिया ने थॉमस कप 2022 जीता है। और उबर कप पहली बार जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। ठीक है, ऑल इंग्लैंड जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीती है 2022 की, किसको हरा के? लक्ष्य सेन को हरा के। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, विक्टर एंड अकेन, ठीक है, विक्टर और अकेन आपने याद रखना है, विक्टर एक्सेल्सन एंड अकेन, इन्होंने क्या जीता है? मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल भी इन्होंने जीता है। Who has been honored as the most eminent scientist of the year 2022? दैट इज़ ए आर विष्णु प्रसाद। तो आर विष्णु प्रसाद को क्या मिला है? मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की है। ठीक है, ठीक है, और ये जो दिया गया है, ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने इसको दिया है कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया है। ठीक है, इन जो ये आर विष्णु प्रसाद है, इनके 69 पेटेंट्स हैं। ठीक है, और इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है किस किस में? कल्चरल में, साइंस में, स्पोर्ट्स में और इनोवेशन में। इसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो अपना दिया था स्मार्ट सिटीज़ में भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी इनकी रिसर्च काफ़ी काम आई है इंडिया के, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। अब इंडियन अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, उसमें जो परमवीर चक्र है सूबेदार मेजर संजय कुमार उनको मिला है। हॉकी प्लेयर जो मेजर ध्यानचंद है उनको भी दिया गया है। फिल्म एक्ट्रेस श्रुति हसन को दिया है। पद्मश्री आलोक मेहता को दिया है। बॉक्सर विजेंद्र शरद सिंह को भी दिया है। ठीक है, श्री सुधा सिंह को भी दिया है। सत्यनारायण को भी दिया है। IPS यशस्वी यादव, भूषण कुमार वगैरह को दिया गया है। तो टोटल ये 31 लोगों को दिया गया है इंडियन अचीवर्स अवार्ड। सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स विनर ऑफ 2022-23। ठीक है, 2022-23 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। ये टोटल 51 या 52 के आसपास है, आपने इनको याद रखना है। लाइक फर्स्ट, कैनरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द बैंक ईयर अवार्ड 2022 मिला है। स्पाइसजेट सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय पीटा। ठीक है, फॉर्मर US सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी को प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर मिला है। एक्टर पुनीत राजकुमार जिनका निकनेम है अप्पू, उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। MT वसुदेवन नैयर को केरला ज्योति अवार्ड मिला है। अब उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 जो 3 लोगों को मिला है, अजित डोभाल को, लेट जनरल बिपिन रावत जी को एंड प्रसून जोशी को। अब हरियाणा को बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट माना गया है। ठीक है, डॉक्टर माधव हांडा को 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है। कार्लोस सूरा स्पेनिश डायरेक्टर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। बुकर अवार्ड 2022 स्नेहल करुणा तिलिका को मिला है जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, सुखारो प्राइज 2022 किसको मिला है? पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट। ठीक है, नितिन गडकरी को 18th लेट माधव राव लामित्या अवार्ड मिला है। ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्यक्रम खासदार दैट इज एफिशिएंट पार्लियामेंट मेंबर।
2020-21 के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड को इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। देवेंद्र झांझड़िया को पहले पैरा एथलीट है जिनको पद्म भूषण मिला है। अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम है डेनिस पी सुलेवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एबल प्राइज़ मिला है 2022 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस कैरे द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जर अवार्ड 2022, ठीक है। प्रोफेसर दीपक खतर को बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 का मिला है, ठीक है। चारुदत्त मिश्रा को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। 56 जो जनपीठ अवार्ड है वो मिला है असमीज पोइट नीलमणि फूफन को, जिनकी अभी डेथ भी हो गई है। एंड 57th, दिस इज़ 57th जनपीठ अवार्ड जो दामोदर मौजा को मिला है। प्रोफेसर रामदत्त मिश्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मिला है प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021, ठीक है। डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के हैं, एंड सेव कुष्ठ योगना ट्रस्ट, इनको मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी, कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए। अजय पिरामिल, चेयरमैन ऑफ पिरामिल ग्रुप, इनको मिला है ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड, ठीक है। 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़ किसको मिला है? डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किस किस को मिला है? SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण को। डैरन सेमी को क्या मिला है? सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विस टू द पाकिस्तान, ठीक है। झारखंड को मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ठीक है। किसको मिला है? झारखंड को मिला है। JC डैनियल अवार्ड किसको मिला है? KP कुमारन को। गीता गोपीनाथ पहली फीमेल है जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इनका फोटो लगा है। तनुजा नेसरी आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय UK पार्लियामेंट। मारियाना वाइजोस्का, ठीक है, टॉप मैथमेटिशियन प्राइज इन द फील्ड मेडल अवार्ड 2022। पुलित्जर अवार्ड 2022 किसको मिला है? बांग्लादेश की फहमीदा आजिम, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का मिला है किसको? एंजेला मार्कल जो कि जर्मन चांसलर थी, फॉर्मर जर्मन चांसलर। UEFA बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? करीमा बेंजेमा एंड एलेक्सा पटेला, वेरी इंपॉर्टेंट। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है, ठीक है। और डीपाल आरंगम डस्टन अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लद्दाख का, वो मिला है दलाई लामा को। तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम है। आर्या वालवेकर मिस इंडिया USA 2022 मिला है न्यू जर्सी में। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दैट इज़ कर्नाटका की दिविता रॉय, ठीक है। जो ये अवार्ड जीतता है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है मिस यूनिवर्स के लिए, और मिस यूनिवर्स के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था बट इनके ये टॉप 15 में नहीं आ पाए थे, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना ब्लेवेस्का, ठीक है। मिस अर्थ 2022 दैट इज़ साउथ कोरिया की मीना सुइचुई। मिस वर्ल्ड 2022 दैट इज़ सरगम कौशल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 दैट इज़ खुशी पटेल। मिस अर्थ 2022, मिस अर्थ इंडिया 2022 दैट इज़ वंशिका परमार। डेनियल स्पिलमैन को क्या मिला है? ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेहरू बोट रेस जो होती है कहाँ पे होती है? केरला में, उनको वो जीता है महादेवी काडू कटिल तेकली चुंडन ने ये अवार्ड जो है ये जीता है। फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मिला है एमी अवार्ड फॉर इज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुएला बेवरमैन को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि लंदन UK में मिला है। इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति पिरामिल और दूसरे शशि थरूर, इनको मिला है शेवलर डे ला लीजेंडे ऑनर और नाइट ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इन दोनों को ये मिला है। डैश डैश टू टेस्ट न्यूक्लियर पावर रॉकेट बाय 2027 टू मेक स्पेस ट्रैवल फास्टर, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी नासा वाले क्या कर रहे हैं? नासा वाले इस तरह का एक स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, उसमें जो फ्यूल होगा जो यूरेनियम वगैरह होगा, मतलब कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजिल सिसलूनर ऑपरेशंस, और इसका नाम है ड्रैको भी इसको बोलते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है? इसमें जो स्पीड है ना, जो स्पीड है स्पेसक्राफ्ट की वो बढ़ेगी, और पेलोड कैपेसिटी मतलब कि इसके ऊपर हम बहुत सारा लोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट दैट इज़ विक्रम एस। रिसेट 2 रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि इसरो का है। इसरो का शुक्रयान 1 मिशन जो है वो प्लैनेट वीनस के लिए वो शिफ्ट किया गया है 2024 से 2031 तक, ठीक है।
स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन जिसका नाम है स्काई हॉक। ठीक है। अब PSLV C51 इसमें जो पेलोड्स थे वो थे अमेजोनिया 1 और 18 अदर सेकेंडरी पेलोड्स। ठीक है। तो और ये 53rd मिशन था इसरो का। एंड PSLV, ये जो PSLV है ना, ये सारे इसरो के मिशन है। ठीक है। और PSLV C52 यहाँ पे रीसेट 1 ने इंस्पायर सेट और INS 2TD जो कि भूटान का सैटेलाइट था वो भी हमने लॉन्च किया था। ये 54th मिशन था। PSLV C53 DSEO न्यूसार एंड स्कूब, इसमें सिंगापुर का भी सैटेलाइट था। ठीक है। ये हमारा 55th मिशन था। ठीक है। PSLV C54 में INS 2B भूटान के सैटेलाइट थे, नैनो MX थे, APRS डिजिपीटर था। ठीक है। तो ये वाले जो है C54 ये हमारे पास 56th मिशन था इसरो का। और GSAT-24 सैटेलाइट जो मिशन है वो फ्रेंच गुयाना से हमने भेजा था। ठीक है। और ये टाटा इंडिया जो है ना, टाटा, उनको ये लीज पे दिया गया है ये वाला सैटेलाइट। नासा नेम्ड इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट, ठीक है, एज ए चेयरमैन एज ए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, जिनका नाम जो है वो किया गया है। ठीक है। जिनका नाम है AC चरनिया। पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय दैट इज बी इंडियन एयरफोर्स। अब पूर्वी आकाश एक एक्सरसाइज है। पूर्वी मतलब कि ईस्ट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। आकाश का मतलब है कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये है पूर्वी आकाश, इट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट की ये एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट कर रही है। अभी क्या हुआ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है ये एक 5 डे की एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है एम्पेक्स 2023, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रही है। ठीक है। अभी एक और एक्सरसाइज है प्रलय, जो कि एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कर रही है, इसको कंडक्ट भी कर रही है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ बाय जो बाइडन। ठीक है। जो बाइडन ने अपना एक नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ जो है घोषित किया है जिसका नाम है जेफ जेंट्स। ठीक है। ये इनकी फ़ोटो है, जेफ जेंट्स। ठीक है। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन विल अपॉइंट फॉर्मर कोविड पॉलिसी कोऑर्डिनेटर। ठीक है। कोविड के टाइम में इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी USA को कोरोना से बाहर निकालने के लिए, जिनका नाम है जेफ जेंट्स। ठीक है। उनको न्यू चीफ स्टाफ जो है वो बनाया गया है। तो आजकल कौन है, वो है रॉन क्लेन। ठीक है। आजकल इनके चीफ स्टाफ है रॉन क्लेन, बट ये रिप्लेस करेंगे, कौन करेंगे इनको रिप्लेस, जेफ जेंट्स इनको रिप्लेस करेंगे। जेफ जेंट्स ऑल्सो वर्कड एज इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है। ये पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, कब थे, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और जो बाइडन क्या थे उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम ये इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे बराक ओबामा के। तो जेफ जेंट्स क्या बन रहे हैं अब, न्यू नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ जो बाइडन इन USA। The most followed international sports federation on social media is that is D, ये D है, दैट इज़ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इनके टोटल जो फॉलोअर्स है ना वो है 92.2 मिलियन। ठीक है। किस किस में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब को मिला के टोटल है 92.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, फॉलोअर्स। ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या बन गई है, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो बनी है ICC। इन्होंने ICC पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है फीफा। ठीक है। फीफा मतलब कि जो फुटबॉल की एसोसिएशन है। ठीक है। ICC के फॉलोअर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 16% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। मतलब 16% इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि 40.8 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो फीफा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है। वॉलीबॉल वर्ल्ड चौथे नंबर पे है एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स 5वें नंबर पे है। अभी वॉलीबॉल वर्ल्ड है ना, ये बिगेस्ट ओवरऑल ग्रोथ है इनकी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ के हिसाब से वॉलीबॉल वर्ल्ड जो है 2022 में इनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वॉलीबॉल वर्ल्ड की, दैट इज़ 35% जो है इनकी इंक्रीज़ हुई है सभी के सभी प्लेटफॉर्म्स में। ICC की कितनी हुई है, 16%। तो परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ हुई है वो वॉलीबॉल वर्ल्ड की हुई है, बट सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो किसके हैं, ICC के फॉलोअर्स हैं। बनवारी लाल पुरोहित इनॉग्रेट्स नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन दैट इज़ D चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ में क्या किया है बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है।
जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ एक यूटी है, ठीक है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे? सेक्टर 39 चंडीगढ़ में, एट कहाँ पे? वाटर वर्क्स में, ठीक है, वाटर वर्क्स में, ठीक है। इसकी जो लागत है वो है 11.70 करोड़ की, ठीक है। और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो 2000 किलोवाट पावर का है, ठीक है। और इसके इनॉग्रेशन में एमपी जो वहाँ की है चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर वो भी मौजूद थी। और उसके साथ साथ ये वाला पावर प्रोजेक्ट तो इन्होंने लॉन्च किया ही है, उसके बाद इन्होंने 500 किलोवाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो वो धनास लेक है वहाँ पे भी इनॉग्रेट किया है, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट है ये कौन डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर रहा है? वो कर रहा है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, ये इसको डिज़ाइन किया है इन्होंने और इसको एग्जीक्यूट भी वही कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितना पावर जनरेट कर रहे हैं? 35 लाख यूनिट्स पावर जो है ये जनरेट करेंगे पर एक साल में, ठीक है। और विद 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी। अब 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हमारे पास एक मॉड्यूल है ना, सपोज करो इसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। इसका 20% जितनी लाइट इस पर पड़ रही है उसका 20% ही ये कन्वर्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी है 20%, ठीक है। अभी तक हमारे पास जितनी भी रिसर्च हुई है, हम अभी तक जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है ना वो 25 to 26% ही है। मतलब कि जो मॉड्यूल हम बनाते हैं सोलर के उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी आज तक 25 से 26% तक ही है। मतलब कि जितनी लाइट उस पर पड़ रही है उसका 25 या 26% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हमने चंडीगढ़ में यूज़ किए हैं मॉड्यूल्स उनकी एफिशिएंसी है 20% एफिशिएंसी। हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड इन 2023? दैट इज़ ए दैट 6, 9 एंड 91, ठीक है। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, जो हमारे पास टॉप के जो 4 अवार्ड्स हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे है भारत रत्न, दूसरे पे है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे है पद्मश्री। तो ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो दिए गए हैं गणतंत्र दिवस के दिन, दैट इज़ पिछले कल 26 जनवरी 2023 को। तो इसमें से जो 6 अवार्ड है वो दिए गए हैं पद्म विभूषण, 9 अवार्ड दिए गए हैं पद्म भूषण और 91 दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। सो आंसर इज ए। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन देते हैं? ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है भारत रत्न। इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है, 2019 में लास्ट भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। पद्म अवार्ड्स जो होते हैं वो रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको देते हैं। क्यों देते हैं? फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन द सोसाइटी, फॉर द एज ए टोकन ऑफ द एप्रिसिएशन। मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उनके लिए, उनके एप्रिसिएशन के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत रत्न है, ठीक है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1954 में और सबसे पहले जो दिया गया था ना 3 लोगों को दिया गया था। सी राजा गोपालाचारी जो कि हमारे सबसे लास्ट थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बाद में ये 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। उसके बाद सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इन तीनों को सबसे पहले जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था 1954 में। अभी लास्ट टाइम दिया गया था 2019 में। किसको? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था और भूपेन हजारिका, इन तीनों को ये 2019 में दिया गया था। अब सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, ठीक है, जो कि 2023 में 6 लोगों को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने इन सबका नाम याद रखना है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया है इनको आर्किटेक्चर के लिए, जाकिर हुसैन को आर्ट के लिए, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के लिए, दिलीप महालनबिस, ठीक है, ये भी इनके मरणोपरांत दिया गया है मेडिसिन में। श्रीनिवासन वर्धन, ठीक है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। और मुलायम सिंह यादव उनके मरने पे दिया गया है, मरने के बाद दिया गया है, दैट इज़ ही इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक अफेयर, जो कि CM भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के।
थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनका नाम है पद्म भूषण, जो कि 9 लोगों को इस बार दिया गया है, आपने याद रखना है। एस.एल. भैरप्पा लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, दीपक धर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वानी जयराम आर्ट के लिए, स्वामी चिन्ना जीर स्पिरिचुअलिज्म के लिए, ठीक है, सुमन कल्याणपुर आर्ट के लिए, कपिल कपूर को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, सुधा मूर्ति को सोशल वर्क के लिए, कमलेश डी पटेल को स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, जो वो दिया गया है पद्म भूषण इसका नाम है, ठीक है, सॉरी पद्मश्री, ठीक है, इसका नाम है पद्मश्री, आपने लिखना है पद्मश्री, ठीक है। ये 91 लोगों को दिया गया है। ये सारा का सारा मैंने PDF में अपलोड करके रखा है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये 91 लोगों को दिया गया है। इसमें से आपने जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी स्टेट्स के तो आपने याद ही रखने हैं सारे के सारे, और जो एक्स्ट्रा है लाइक जम्मू एंड कश्मीर में मोहम्मद नबी आज़ाद को मिला है, ठीक है। उसके बाद रवीना टंडन जो एक्ट्रेस है उनको भी ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये आपने एक बार इनमें नज़र मार लेनी है। हु इज़ बिल्डिंग डैम ऑन यारलंग जांगपो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर, ठीक है। इंडियन का जो बॉर्डर है, इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे नेपाल आता है, यहाँ पे तिब्बत आता है और यहाँ पे इंडिया आता है, ठीक है। ठीक है, तो तिब्बत किसके अंडर है? चाइना के अंडर है, तो हम इसको चाइना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है तिब्बत के अंदर, यहाँ पे यारलंग जागपो रिवर है। यारलंग जागपो जो रिवर है ना, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलंग सांगपो या यारलंग जांगपो रिवर जो है बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे चाइना जो है एक डैम बना रहा है, ठीक है, जो कि हमने देखा है थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और तिब्बत का। तिब्बत मतलब कि अब चाइना ही है, चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो डैम बना लिया है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, ठीक है। अब यारलंग सांगपो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में बोलते हैं यारलंग सांगपो, आपने याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? मानसरोवर लेक से, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है। तिब्बत में ये 1700 किलोमीटर जाती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में 920 किलोमीटर जाती है, और बांग्लादेश में 260 किलोमीटर जाती है। हु स्टार्टेड 7-day ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज, ठीक है, दैट इज़ BSF ने। BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऑपरेशन अलर्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि 7 दिनों की होगी। कहाँ पे की है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। क्यों की है? क्योंकि ये आजकल क्या आने वाला था, 26 गणतंत्र दिवस आ रहा था, 26 जनवरी, ठीक है। तो वहाँ से कोई भी घुसपैठ ना हो, वहाँ से कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, इसीलिए वहाँ पे जो है ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की है। किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके बाड़मेर का जो राजस्थान का जो बाड़मेर है वहाँ तक, ठीक है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है, कुछ दिनों तक ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इंडिया में हो रही है 26-27 तक, ठीक है। तो वो उसी टाइम तक के लिए क्या है, वहाँ पे ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई है। अब कुछ और एक्सरसाइजेज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। एमपेक्स 2023 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। अब प्रलय और पूर्वी आकाश जो एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्सेस की एक्सरसाइज है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये दोनों एक्सरसाइजेज की गई हैं। Which state is celebrated Orange Festival for 2 days? Orange festivals, ऑरेंज मतलब कि जो संतरे का फेस्टिवल होता है, फ्रूट फेस्टिवल है एक तरह का, ठीक है। वो कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? दैट इज़ सी नागालैंड। तो नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज होते हैं, संतरे होते हैं, तो वहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। तो क्यों मनाया जा रहा है? जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज उगा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके हार्ड वर्क के लिए और उनको प्रेज़ करने के लिए ये जो फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। और नागालैंड में आपने एक बात याद रखनी है, जो ऑरेंज है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी साल क्या हुआ, जो रेवेन्यू है ना,
किसके थ्रू, रेवेन्यू मतलब कि जो कमाई है ऑरेंज के थ्रू, संतरों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डबल जो है वो हो गई है। कहाँ पे, नागालैंड में। इसी के उपलक्ष्य पे ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब इंटरनेशनल फ्रूट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब फ्रूट फेस्टिवल्स, कुछ एक फ्रूट फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, उनके बारे में जानते हैं। बनाना फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केरला का। पाइनएप्पल फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल आपको पता है दिल्ली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक यूपी, बिहार वगैरह, ठीक है। जैक फ्रूट केरला में मनाया जाता है फेस्टिवल। इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागपुर में। और जो ये ऑरेंज फेस्टिवल है 2 दिन का, ये नागालैंड में मनाया जा रहा है। कोंकण फ्रूट फेस्टिवल, कोंकण मतलब कि गोवा, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज फ्रूट फेस्टिवल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब नागालैंड के कुछ फेस्टिवल्स हैं लाइक हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, मोत्सू फेस्टिवल एंड स्केरनी आओलैंग, ठीक है। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये फेस्टिवल है नागालैंड के। और अभी अभी हमने ऑरेंज फेस्टिवल भी वहाँ पे मनाया है। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल्स अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? सो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो फोर्स में आया था, ठीक है। तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे के दिन जो है पुलिस पर्सनल को अवार्ड दिया जाता है, पुलिस मेडल अवार्ड्स जो है दिए जाते हैं उनके काम के लिए, ठीक है। तो इस बार दिए गए हैं 901 पुलिस पर्सनल को ये अवार्ड जो है ये दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड है वो 140 है, ठीक है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए 93 है। और पुलिस मेडल फॉर मेटीरियल सर्विसेज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 668 पुलिस पर्सनल्स, ठीक है। आपने ये टोटल याद रखना है 901 एमंग द मेजोरिटी ऑफ द 140, ठीक है। इसमें से क्या है 140 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 80 पर्सनल जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के जो पुलिस पर्सनल है उनको दिया गया है, ठीक है। 45 पर्सनल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन वालों को ये अवार्ड दिया गया है। तो जितनों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है उसमें सिर्फ जो 48 हैं वो है CRPF के, 31 जो है वो महाराष्ट्र के हैं, 25 जम्मू कश्मीर के हैं और 9 झारखंड के, दिल्ली के और छत्तीसगढ़ के 9 है, तीनों स्टेट्स के, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं वो अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन दैट इज़ 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वो मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये 2008 में मनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सीधा का सीधा आपको पता लग रहा है कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो लड़कियाँ होती ना उनको पेट में ही मार दिया जाता था और जैसे वो पैदा होती है वैसे इनको मार दिया जाता था। बाद में इनके हेल्थ का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनको एक तरह का बोझ मानते थे, ठीक है। तभी क्या किया, तो पूरी सरकार ने क्या किया, उस तरह से क्या हो रहा था, सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन हो रहा था किसी भी हमारी कंट्री का, ठीक है। उस सेक्स रेशो को ऊपर लाने के लिए और दूसरा क्या हुआ, और जो फीमेल के साथ जो बर्ताव हो रहा था, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, उसको रिमूव करने के लिए नेशनल वुमेन चाइल्ड डे जो है वो मनाया जा रहा था। कब से? 2008 से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। वुमेन के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका मेन काम है। इनजस्टिस जो गर्ल्स के थ्रू हो जाता, गर्ल्स को के लिए हो जाता है, उसको रिमूव करना होता था, ठीक है। जो एटीट्यूड है सोसाइटी का गर्ल चाइल्ड के लिए उसको रिमूव करना, ठीक है। जो फीमेल फैटिसाइड है, जो फीमेल्स मरती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द डिक्लाइनिंग रेशियो, सेक्स रेशो मतलब कि 1000 जो बॉयज़ है, लड़के हैं, उनके मुकाबले में जो लड़कियां हैं इंडिया में आज भी 800 या 900 के आसपास है। तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे हमारे पास 1000 के आसपास 1000 बॉयज़ के लिए 1000 या 1000 से ऊपर जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो हो जाएंगी, तब हम मानेंगे कि एक तरह का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या नेशनल जो भी गर्ल्स से रिलेटेड जितनी भी हमने स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है इंडिया में वो अच्छे से लागू हो रही हैं। तो लड़कियों को बचाने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के, लाइक 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे और न्यू ईयर।
4 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 और 10, 9 को होता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, 11 को होता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल रोड सेफ्टी डे और हेल्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल, 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे, 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे भी इसी दिन मनाया जाता है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे, ठीक है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आपने याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कस्टम डे, 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलिस्टिक डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोडेशन, 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय और डाटा प्रोटेक्शन डे भी, और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, और दूसरा महात्मा गांधी की डेथ भी हुई थी उस दिन, तो मार्टायर डे भी इसी दिन मनाया जाता है। सो फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन, दैट इज़ दी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में इंडिया की पहली जो फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर है कॉन्फ्रेंस है वो मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? आपको पता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है IT सेक्टर में, अपनी ऐप्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं और वर्ल्ड उनको यूज़ भी कर रहा है, ठीक है। उसको हमने किस तरह से और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है, उसके बारे में जो बातचीत होगी वो इस कॉन्फ्रेंस में होगी। इसमें 100 से ज़्यादा जो डिजिटल लीडर्स हैं फ्रॉम इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से, स्टार्टअप से, यूनिकॉर्न से और अकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूशन से, तो सारे के सारे एक साथ आएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से हमने इंडिया को जो डिजिटलाइजेशन है वो हमने इंडिया में बहुत तेज़ी से लानी है और बाहर भी लेके जानी है, ताकि हमें उससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इंडस्ट्री ऑफ डेवलपर कम्युनिटी मतलब कि जो इस तरह के डिजिटल ऐप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो उनके इंडस्ट्री के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, इनोवेशन इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा इस तरह के जो प्रोग्राम हैं इंडिया में आते रहेंगे और हम वर्ल्ड में क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन के मामले में सबसे आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक का मतलब होता है API ऑफ द प्रोडक्ट। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे हमारे पास UPI है, डिजी लॉकर है, GSTN है, कोविन है, आरोग्य सेतु है, उमंग है, एम परिवहन है और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्री के लिए। अब हम इसको बाहर भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी और देश में भी लॉन्च कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या होगी, इकॉनमी इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह से इसका जो मेन काम है फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का, इसका यही है कि हमने डिजिटलाइजेशन किस तरह से हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, किस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है ताकि बाहर वाले देश भी इसको यूज़ कर सकें। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड दैट इज़ बी इनोकोवैक, ठीक है। इनोकोवैक उस वैक्सीन का नाम है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली इंट्रानेजल है। इंट्रानेजल मतलब कि नाक के थ्रू, नाक में कुछ एक ड्रॉप्स डालेंगे और उसी की तरह से हम उसको इनहेल करेंगे और उसी की वजह से वो क्या करेगी, आपकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको अनवील किया है और इसको बनाया गया, इसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। उन्होंने इसको बनाया है, इसका नाम है इनोकोवैक, ठीक है, इंट्रानेजल कोवैक, ठीक है। और इसको बनाया है भारत बायोटेक ने, किसके साथ मिलके, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट दैट इज़ BIRAC के साथ मिलके ये बनाई गई है, ठीक है। एन इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सेवरल मिलियन डोजेस, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी लाखों डोजेस हमने इसकी बनाई है इस वैक्सीन की और ये लोगों को दी भी जा रही है, ठीक है। इनोकोवैक हैज़ बीन प्राइस्ड, मतलब कि जो इनोकोवैक है इसकी जो प्राइस होगा वो 325 रुपये पर डोज होगा, ठीक है। ऑन 9 सितंबर 2022 को भारत बायोटेक ने इनोकोवैक को अनाउंस किया था, ठीक है, इसको अनाउंस किया था, बट अभी क्या किया है, अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको अनवील किया है और ये वर्ल्ड की पहली नेज़ल वैक्सीन है जिसका नाम है कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है इनकोवैक। हु इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज 6-day मेगा इवेंट भारत पर्व एट द रेड फोर्ट लॉन, ठीक है। रेड फोर्ट के लॉन में भारत पर्व जो एक मेगा इवेंट है
6 दिन का ये मेगा इवेंट होगा। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये इसलिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि जो हमारे पास टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। भारत पर्व जो है हमने पहले 2016, 17, 18, 19 और 20 और 21 में कंटिन्यूसली 6 सालों तक इसको मनाया। उसके बाद 22 में इसको नहीं मनाया गया और अब इस 23 में फिर से इसको क्या मनाया जो है वो मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जाएगा? रेड फोर्ट और ज्ञानपथ के लॉन में, ठीक है, वहाँ पे इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 एंड मिशन लाइफ। ये इसके मेन जो है इसके इवेंट रहेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टूरिज्म सेक्टर बढ़े। तो इसके लिए ये जो भारत पर्व है ये मनाया जा रहा है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं लाइक जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जानते हैं। जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है वो एक्ट 1999 के अंदर आया था और पहली बार ये जो दिया गया था ये 2003 में दिया गया था। पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया है जो कि वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। केसर जो कश्मीर जीआई टैग है, कश्मीर में जो जीआई टैग मिला केसर को मिला है। चकहाओ ब्लैक राइस जो मणिपुर में जीआई टैग है उसको दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखने हैं। अभी बिहार के कुछ जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बिहार में जीआई टैग्स हैं, मिथिला मखाना को मिला है, मघानी पान को मिला है, मिथिला पेंटिंग को मिला है, जर्दालू वेराइटीज़ ऑफ मैंगो को मिला है जो कि भागलपुर से हैं, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरापुर उनको भी क्या मिला है? बिहार के लिए जीआई टैग जो है वो मिला है। Which guns were used in Republic Day 2023 in 21 गन सल्यूट सेरेमनी, ठीक है। अब 21 तोपों की सलामी आपने नाम सुना होगा, यही है 21 गन सल्यूट सेरेमनी, ठीक है। ये जो होती है ये रिपब्लिक डे के दिन होती है। अभी 2023 जो अभी जो 26 जनवरी 2023 का रिपब्लिक डे था उस दिन भी 21 तोपों की सलामी दी गई। इस बार हमने जो गन्स यूज़ किए हैं वो किया है 105 mm इंडियन फील्ड गन्स। पहली बार ये गन्स जो है ये यूज हुई है। पहले हम क्या यूज़ करते थे? ओल्ड हाउस हीटर्स 25 पाउंडर गन्स, ये जो गन्स हैं हम इनको पहले यूज़ करते थे, ठीक है। अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है 105 mm इंडियन फील्ड गन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है। और एक बात ये भी पहली बार हुई है कि 9 राफेल एयरक्राफ्ट एंड नेवीज IL-38 भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है किसमें? एयर शो में, ठीक है। जो रिपब्लिक डे के दिन एयर शो होता है उस दिन भी ये पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और एक चीज़ और भी पहली बार हुई है, जो इजिप्टियन आर्मी है वो पहली बार इन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है। और न्यूली अपॉइंटेड जो अग्निवीर है ना, जो अग्निवीर हैं, ठीक है, उन्होंने भी परेड में हिस्सा लिया पहली बार। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, उन्होंने भी अपना टैब्ल्यू जो है वो एक झांकी प्रस्तुत की पहली बार रिपब्लिक डे के दिन। सो हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन दैट इज बी 25 जनवरी। सो 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश को पूरा एक स्टेटहुड का दर्जा मिला था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है ये बना था कब था? ये सबसे पहले बना था 15 अप्रैल 1948 को। 30 जो प्रिंसली हिल स्टेट्स थी ना उनको मिला के ये बना था, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को इसको यूटी बना दिया गया था। और 1966 में जो पंजाब के जो एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है, उनको हिमाचल में एडप्ट किया गया, जिसमें शिमला भी एक एरिया था। ये पहले पंजाब में था। 1966 में शिमला को हिमाचल में एडप्ट किया गया। फिर 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो लागू हुआ, उसको पास किया गया। फिर 25 जनवरी 1971 को पूर्ण स्टेट का दर्जा जो है हिमाचल प्रदेश को दिया गया और इंडिया की 18th स्टेट बन गई थी हिमाचल प्रदेश। और इसी के अकॉर्डिंगली अब क्या हुआ? 21 जनवरी 1973 2 साल बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, इन तीनों को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 21 जनवरी 1973 को। और इनका जो एक्ट था वो था 1971 का एक्ट। अब कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला। CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड और स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रोन, ठीक है। इसका मतलब होता है पिंक रोडोडेंड्रोन का मतलब है बुरांश का फूल। US प्रेसिडेंट बाइडेन नॉमिनेटेड डैश डैश एज नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट एनवॉय, ठीक है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक
ठीक है। ह्यूमन राइट की वॉयलेशन मतलब कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, ठीक है। उसको देखने के लिए यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने किसको नॉमिनेट किया है, उनका नाम है जूली टर्नर। तो जूली टर्नर को क्या बनाया है, एनवॉय बनाया है, ह्यूमन राइट का एनवॉय। किस कंट्री के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए। अब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये मैप है, ठीक है, जो ये मैप है इसमें हमारे पास ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, और ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ की है पेंगयांग, ठीक है। तो कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी जो नॉर्थ कोरिया की वो है पेंगयोंग, डिक्टेटर है किम जोंग उन, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है लार्जेस्ट सिटी है वो है सियोल, प्रेसिडेंट है यून सुक योल, और प्राइम मिनिस्टर है हान डक सो। तो आपने ये याद रखने हैं। अब जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ये जो डिवाइड होते हैं ना, यहाँ पे आती है 38 डिग्री चैनल, ठीक है, 38 डिग्री चैनल। तो आपने आपका अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन इनको सेपरेट करती है, वो है 38 डिग्री चैनल इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। अब हवांग सोंग, कुछ दिन पहले आपने नाम सुना होगा हवांग सोंग, ये इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किसकी, नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, जो कि इन्होंने डेवलप की है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो है वो वार कर सकती है, ठीक है। अभी नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो अमेरिका को ये हमेशा धमकाता रहता है, ठीक है। जितनी भी ये मिसाइल बनाता है ना, ये सारी की सारी ऐसी मिसाइल बनाता है कि नॉर्थ कोरिया से वो जो मिसाइल है वो जाके कहाँ पे पहुँचे, यूएसए तक पहुँचे, ठीक है। तो यही इनका मेन मोटो है। तो हवांग सोंग 17 आप नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किस देश की बैलिस्टिक मिसाइल है, यह है नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल। Which country plans to allot land to Indian industries in Suez Canal Special Economic Zone? ठीक है, अभी क्या है, अभी जो रिपब्लिक डे 2023 हुआ है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, कहाँ के, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आए थे। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे हमारे पास इकोनॉमिक टाइज़ होंगे, बहुत सारे हमारे पास पॉलिटिकल टाइज़ भी होंगे इजिप्ट के साथ, तभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हमने रिपब्लिक डे परेड में बुलाया हुआ है, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लान जो है वो बनाया गया है, ठीक है, कि कैसा प्लान बनाया गया है कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ है ना, वो उनको जो है लैंड, उनको ज़मीन प्रोवाइड कर दी जाएगी, कहाँ पे, सुएज कैनल इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। सुएज कैनल का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे, तो ये सुएज कैनल किसके अंडर आती है, ये आती है इजिप्ट के अंडर, ठीक है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट करंटली एक्सीड्स $3.15 बिलियन। अब आपको बता दें कि ये सुएज कैनल है कहाँ पे, ये आती है इजिप्ट के अंदर, ठीक है, इजिप्ट के अंदर आती है। 12% जो टोटल जो ट्रेड होता है ना, वो इसी सुएज कैनल के थ्रू होता है। अब क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास आता है रेड सी, ठीक है, ये है रेड सी, ये है मेडिटरेनियन सी, ठीक है, ये आता है एशिया के अंदर, ठीक है, ये एशिया के अंदर आता है रेड सी वगैरह, और ये जो आता है ये यूरोप के अंदर आता है। अब देखो अगर 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 यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेड करना है, तो यहाँ के लोगों को कहाँ पे जाना पड़ता था, वो पूरा का पूरा आपका जो अफ्रीका है उसको पार करके वहाँ से फिर आपको यूरोप में जाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए डायरेक्टली इन्होंने क्या बना दी, यहाँ पे सुएज कैनल बना दी, ठीक है। ये मैन मेड है, आदमियों ने खुद बनाया है इसको, सुएज कैनल है, ठीक है। ये छोटी सी संकरी सी एक जगह है पानी के बीच में से, तो वहाँ से हमारे शिप्स चले जाते हैं। अब एशिया के जितने भी शिप्स हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं ऊपर, फिर ऊपर क्या आ जाता है आपके पास, ऊपर आपके पास यूरोप आ जाता है, जहाँ तक हम सामान वगैरह लेके जा सकते हैं। तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे है, और ये कंट्रोल किसके पास है, ये है इजिप्ट के पास। अभी इजिप्ट ने क्या बोला है, जो ये सुएज कैनल का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, यहाँ पे हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करेंगे, उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इंडिया के लिए इकॉनमी भी बढ़ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग अपने भी होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ के ट्रेड को थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये सुएज कैनल है, यहाँ से अगर आपने जहाज़ लेके जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, किसको, इजिप्ट को भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारा का सारा कैनल जो है वो इजिप्ट के अंडर है। तो ये है आपकी सुएज कैनल, ठीक है। बहुत सा सुएज कैनल, सुएज कैनल इज़ द आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे, मतलब कि एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया है इंडिया ने, सॉरी इजिप्ट ने बनाया है, ठीक है। किसके लिए बनाया है, नॉर्थ टू साउथ तक बनाया है, ठीक है, ताकि हमारे पास मेडिटरेनियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ा जा सके, और यहाँ से सामान लेके जा सके, और हमारे पास खर्चा कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम यूरोप तक पहुँचा सकें, ठीक
ठीक है। दिस कैनल सेपरेट द अफ्रीका फ्रॉम एशिया, ठीक है। देखो ये ऊपर देखो ये जो हमारे पास नीचे है ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये जो यहाँ से है ऊपर ऊपर वाला एरिया है ये हमारे पास एशिया आता है, ठीक है। और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन किसके बीच में, इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। जो यहाँ से आएगा फिर आगे जैसे हमारे पास इंडियन ओशन आएगा और वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है तो उसके बीच में ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ भी है। तो यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला है जितने कि हम इंडिया वालों को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कि सुएज कैनल में है यहाँ पे हमने अपनी ज़मीन दे देंगे। सो नोरो वायरस केसेस डिटेक्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ डी केरला। अभी केरला में क्या हुआ, यहाँ पे नोरो वायरस केसेस जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं। ये 2 केसेस आए हैं जो कि पहली क्लास के बच्चे हैं उनमें ये केसेस जो ये वायरस जो है ये पाया गया है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होती है हमारे पास, वह इंटेस्टाइन मतलब कि जो हमारे होती है वहाँ पे हमारे पास एक तरह का इन्फेक्शन होता है, इसको बोलते हैं नोरो वायरस के थ्रू ये इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। जो ये वायरस है ना ये 50 साल पहले से हमारे पास हमने इसको फाउंड कर लिया गया है, ठीक है। जो इन्फेक्शन है इसके थ्रू क्या हो जाता है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्टमक में जलन होती है, इंटेस्टाइन में जलन होती है, जो हमारे पास आंतें होती है वहाँ पे जलन होती है, हमारे स्टमक में क्या हो जाती है, यहाँ पे जलन हो जाती है। अब इसके ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, इसका ट्रांसमिशन मतलब कि एक लोग से दूसरे लोग में भी ये फैल सकता है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं जो जिस भी पर्सन को ये होता है ना, अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तभी ये हो सकता है। कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, जो गंदा फूड और पानी है जब हम उसको पीते हैं उसके थ्रू भी हो जाता है। टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेसेस, इन्फेक्शन यूजुअली अकर इन द क्लोज्ड एंड क्राउडेड इन्वायरमेंट, जो क्लोज्ड एंड क्राउडेड इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसमें डायरिया होता है, वोमिटिंग आती है, नोजिया होता है और स्टमक पेन भी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट आज तक नहीं है, इस वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और इसका बस एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको बहुत सारा जो है फ्लूइड्स पीना पड़ेगा, ठीक है। फ्लूइड्स जितना ज़्यादा फ्लूइड हो सके उतना फ्लूइड पियो, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लो और वहाँ पे उसको क्या दे सकते हैं हम, 4 काइंड्स के फ्लूइड्स हैं, इंट्रावेनियस फ्लूइड्स भी हम उनको दे सकते हैं उनको बचाने के लिए। So who won ICC Men's Cricketer Sir Garfield Sobers Trophy of the Year Award 2022? B. बाबर आजम। तो पाकिस्तान के जो बाबर आजम है उनको क्या मिला है, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इसको बोलते हैं हम सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी इनको मिली है, ठीक है। और जो बेन स्टोक्स है उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। तो सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है बाबर आजम को मिली है, पाकिस्तान के हैं। रेचल हायो फ्लिंट ट्रॉफी मतलब कि वुमेन कैटेगरी में ये दिया जाता है, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो मिला है नेट सीवर जो कि इंग्लैंड की है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट सीवर, ठीक है। ICC एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह। ICC इमर्जिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दैट इज़ मैक्रो जैनसन साउथ अफ्रीका। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन दैट इज़ टाहिला मैकग्राथ। और मैन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हमारे पास एसोसिएट कंट्रीज़ हैं उनके अंडर मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहार्ड एरामस जो कि नामीबिया के हैं। वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दैट इज़ ईशा ओझा इंडिया। अब डेविड शेफर्ड ट्रॉफी दैट इज़ रिचर्ड लिंगवर्थ जो इंग्लैंड के उनको मिला है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं उनको मिला है। तो आपने ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो याद रखने हैं, ये है ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।